हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, जिसका वेटेज 6 मार्क्स का है, क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में मैं पूरा क्वेश्चंस करा दूंगा उन शॉर्ट में, जो कि आपको करके जाना ही चाहिए, और वो भी क्वेश्चन कराऊंगा जो आया है बोर्ड में। तो एक ही वीडियो में आपका पूरा क्वेश्चंस हो जाएगा। अच्छे से वीडियो देखिएगा, हेल्पफुल होगा। कम से कम तो आपके 4 मार्क कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 मार्क का न्यूमेरिकल आता है, या कभी कभी 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, और 3 मार्क का थ्योरी आता है। तो थ्योरी में या तो डेरिवेशन होता है या तो कोई लॉ पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करना चाहिए लोरेंज फोर्स का। अभी तक आया नहीं है, तो हो सकता है आ जाए। अब लोरेंज फोर्स क्या होता है? जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है इन अ रीजन जहां पर दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल पे दोनों ही फील्ड के फोर्स एक्सपीरियंस होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा? कूलम का फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और मैग्नेटिक फोर्स फील्ड में क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्यूई, पता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला, बस वही। तो डायरेक्ट आप क्यूई याद रखो। और क्या एक्सपीरियंस होगा? मैग्नेटिक फोर्स, जो कि होता है क्यूवीबी। तो जहां पर क्यू का मतलब है चार्ज, V का मतलब है वेलोसिटी, और B का मतलब है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। तो इसीलिए कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे रीजन से जा रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड प्रेजेंट है, तो उस पर दोनों ही फील्ड से फोर्स लगेगा। और वो फोर्स किसके बराबर होगा? सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, तो क्यू ही लिखते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स को क्यू वी भी। तो दोनों में ही देख रहे हो, क्यू क्यू कॉमन है, तो क्यू कॉमन ले लो। तो क्या बचेगा यहाँ पे? ई बच गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी बच गया वेलोसिटी, और कैपिटल बी बच गया, वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन हो गया। तो कॉमन ले लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। अगर एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आया तो आपको स्टेटमेंट लिखना है 1 मार्क्स के लिए, और 1 मार्क्स के लिए बताना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि साइक्लोट्रॉन पे है। अब साइक्लोट्रॉन क्या होता है? ये पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। तो ये क्या करता है? ये जो आयंस होते हैं उनको एक्सेलरेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत बहुत कम होता है। तो इसलिए बेसिकली हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इनको एक्सेलरेट करेगा। तो हमको सबको पता ही है कि जो साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 2 सेमी सर्कल डी से मिलके हुआ है। तो दोनों डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एसी सप्लाई दिया जाता है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हेल्प करता है? उसके आर्क को बढ़ाने में। चार्ज पार्टिकल को सेंटर में रखा जाता है, वो आर्क को बढ़ाता है। ये आपके टेक्स्ट बुक में है। यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है? आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट आयन, वो आयन का कितना काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो उसमें प्रिंसिपल है, कौन से पे काम करता है, कि वहां पे जो नेट लीनियर मोमेंटम होता है, जिसको हम एम वी भी बोलते हैं। एम मतलब मास, वी मतलब स्पीड, वेलोसिटी, किसके बराबर होता है? क्यू बी आर, प्रोडक्ट ऑफ क्यू मतलब चार्ज जो आयन को रखा है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, और आर मतलब रेडियस, कितने का रेडियस हो बढ़ेगा। तो पहले छोटे रेडियस से चालू करेगा, फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा रेडियस और एक डिजायर हाइट के या रेडियस के बाद वो पार्टिकल स्ट्राइक होने के लिए निकल जाता है। ठीक है, एग्जिट कर देता है। तो v किसके बराबर हो जाएगा? ये स्मॉल एम है, नीचे ला दो, बस ये फॉर्मूला याद करके रखो, बस पूरा हो जाएगा। एम वी दैट इज लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, और आर मतलब रेडियस। ठीक है, उस कितना आपका कवर करा, तो स्मॉल एम कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। आपको v की वैल्यू पता चल गई। अब आपको निकालना है टाइम पीरियड, पहला डेरिवेशन। तो टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट आयन अपॉन या चार्ज पार्टिकल अपॉन द क्या रहेगा? वेलोसिटी। तो टाइम, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने टाइम को क्या ले लिया? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कैसा? क्योंकि वो डीज है, डीज कैसे? सेमी सर्कल है, लेकिन पूरा कवर करेगा तो एक डी से दूसरे डी पे आएगा, तो पूरा एक सर्कल कवर करेगा, तो इसलिए उसका पेरीमीटर दिया है 2 पाई आर। अब ये वी हमने ऊपर ही लिखा, क्यू बी आर अपॉन एम, हमने रख दिया यहाँ पे क्यू बी आर अपॉन एम। स्मॉल एम कहाँ जाएगा? ऊपर। तो इसलिए ऊपर क्या हो गया? 2 पाई एम, और नीचे क्या बच गया? क्यू बी, क्योंकि आर और आर कैंसिल, दोनों रेडियस कैंसिल हो गए। तो ये जो स्मॉल एम नीचे है वो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब टाइम पीरियड आपको मिल गया, तो फ्रीक्वेंसी तो और इजी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड का एग्जैक्टली अपोजिट। तो इसलिए एफ क्या होगा? 1/t। तो आपका अगर ये 2 पाई एम बाई क्यू भी आया है, तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, है ना। अब ये भी याद रखिए, ये पूरे डीज का है। अगर किसी एक डी का टाइम पीरियड बोला होता तो इसको हम डिवाइड बाय 2 कर देते, तो एक डी का टाइम क्या होगा? पाई एम बाय क्यू बी होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक डी का फ्रीक्वेंसी बोला तो आपस यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, या क्यू बी ऊपर चला जाएगा। अब
काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो v है, v की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर v स्क्वायर है, ये v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्यू बी आर अपॉन एम आ जाएगा यहाँ से। तो v स्क्वायर है, इसलिए पूरा इक्वेशन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इसलिए क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। तो ऊपर का स्मॉल m नीचे का स्मॉल m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा m, और ये 2 तो है ही है, तो 2m। तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एग्जिट बाई 2m, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब वो चार्ज पार्टिकल अटेन कर लेगा तभी तो वो एग्जिट हो जाएगा। एक पूरा डिजायर मैक्सिमम आर रेडियस, उसको हम लोग आर एग्जिट भी बोलते हैं, जिस रेडियस के डिस्टेंस से वो कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। टाइम पीरियड याद रखना है, फ्रीक्वेंसी याद रखना है और काइनेटिक एनर्जी। बस एक प्रिंसिपल याद रखो कि लीनियर मोमेंटम जो है एम वी वो किसके बराबर होगा, क्यू बी आर, ठीक है, क्यू बी आर। आई होप आपको ये क्लियर। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, इसलिए तीनों बॉक्सेस रखे, ठीक है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन के फॉर्मूले पे बहुत न्यूमेरिकल आ चुका है, अभी 2-3 साल में नहीं, पहले आता है, ठीक है, तो हो सकता है आ जाए। अब आता है डिराइव रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। एक स्ट्रेट वायर जिसपे करंट प्रोड्यूस हुआ है जब, तो हमें पता बोला गया है कि उस जो स्ट्रेट वायर है उसको जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मान लो ये मार्कर है, एक वायर है, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब वहाँ पे आप देख रहे हो करंट की डायरेक्शन जो है कैसे है, बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बाहर है, पॉइंट दिख रहा है ना, क्रॉस होता तो अंदर होता, यहाँ पे कैसा है डायरेक्शन, बाहर की तरफ है। तो जो मान लो कंडक्टर का लेंथ L है, उस कंडक्टर पे I इतना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जब उसको, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब फोर्स कितना आ रहा है, FM एक्सपीरियंस हो रहा है उस वायर पर को, जब उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो उस पे उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो का मतलब क्या, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, तो वो चार्ज पार्टिकल E ले लिया। अब उस पे एक्सपीरियंस जो वेलोसिटी होगा कैसे होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, हमने क्लास 11 पे भी देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब क्या करना है आपको, चार्ज Q फ्लोइंग इन टाइम t कितना है, Q इक्वल्स टू IT। ये तो 10th की डेफिनेशन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो इसलिए चार्ज क्या होगा, करंट इनटू टाइम। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अब ये t क्या है, टाइम पीरियड है, तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे टाइम चाहिए, टाइम ऊपर जाएगा, लेंथ बाय वेलोसिटी यहाँ आ जाएगा, तो t की जगह क्या आ गया, लेंथ बाय वेलोसिटी। कंफ्यूज नहीं होना, हाँ, क्या वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये टाइम ऊपर चला गया, vd नीचे आ जाएगा, तो L बाई वी डी, टी की जगह आ गया L बाई वी डी, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कौन, चार्ज पार्टिकल, जब उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फोर्स का, यहाँ पर देखा था ना अपन ने, क्यू वी बी, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्यू वी बी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसलिए vd लिखा हुआ है, तो हमने q की जगह क्या रखा, ILVD, इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ ILVD रख दिया q की जगह, और vd भी साइन थीटा है ही है, तो ये vd क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आ क्या गया, ILB साइन थीटा, क्या आ गया, ILB साइन थीटा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अब अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखते आप तो साइन थीटा हटा दो, साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब, जब एंगल बिटवीन देम क्या रहेगा आपका 90 रहेगा, तो इसलिए L क्रॉस B, इसलिए यहाँ पे आपका एंगल 90 दिखाया है, तो L क्रॉस B आ गया, तो आपका ये वेक्टर फॉर्म में हो गया ILB साइन थीटा। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये 2 मार्क के लिए आ सकता है। क्या रट के रखना है, Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, मतलब स्मॉल l बाई टी। तो आपको बस स्मॉल t की जगह क्या लिखना है, आपको vd बाई टी लिखना है, तो यहाँ पे l बाई वी डी लिख देना। अब l बाई वी डी लिख दो तो आपको मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पता ही है, उस फॉर्मूले में q की वैल्यू डाल दो, क्या आता है ILVD, तो vd कैंसिल, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन, तो 2 मार्क के लिए अगला क्वेश्चन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक लूप ले लिया, उस लूप का लेंथ हो गया जो पूरा है डायमेंशन ABCD। अब इस लूप पे ये जो ABCD रेक्टेंगुलर फ्रेम है ना, ये एक तरह का कॉइल है, तो ये ऐसे ऐसे एक्ट करता है, रोटेट होता है, ऐसे रोटेट होता है। तो इसमें 2 तरह का फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। कभी भी इक्वल अपोजिट फोर्स लगा तो हमें क्या एक्सपीरियंस होता है, टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। तो सबसे पहले मान लो उस रेक्टेंगुलर लूप को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, जहां डायरेक्शन कहाँ जा रही करंट की, बाहर की तरफ। अब ये ABCD है, तो आप देख सकते हो, एक्चुअली ये 3D में है तो आपको दिखेगा नहीं, 3D में एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ये कॉइल ऐसे ऐसे रोटेट होता है, ऐसे ऐसे रोटेट होता है। तो यहाँ पे जो साइड आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है F1 F3 इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन जो F2 और F4 होता है लाइन में रहते हैं, एक ही लाइन में रहते हैं। तो यहाँ पर जो F1 और F3 हम वो फोर्स अगर कंसीडर करें,
जो ए बी का लेंथ है वो आपका L1 है, ए बी और सी डी बराबर होगा, उसी तरह सी बी और ए डी ये भी बराबर होगा, इसको हम लेंथ ले लेंगे L2। सिमेट्री कहाँ पता चलेगी, अगर आपका ये मान लो रेक्टेंगुलर फ्रेम होता तो इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मतलब देखो ऐसे, ये ऊपर की तरफ, ये मेरा फिंगर कहाँ है ऊपर की तरफ, ये वाला नीचे की तरफ, ऐसा ये नीचे की तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा, जब कभी भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आता है तो उस ऑब्जेक्ट पे टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, या कपल आप बोल सकते हो। तो सेम चीज यहाँ F1 और F3 में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने ले लिया ये सेक्शन BC का, ये BC का सेक्शन जिसकी लेंथ क्या है L2, तो यहाँ BC पे रखा है। अब जो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा इसकी सिमेट्री सेंटर ऑफ लाइन से, तो टोटल लेंथ कितना है इस BC का L2, हमने यहाँ क्या कंसीडर किया हाफ L2, इसी पॉइंट से यहाँ ऊपर की तरफ और इसी से यहाँ से नीचे की तरफ, तो सेंटर से ये उतना ऊपर की तरफ उतना ही ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इसी से क्या होगा टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, बिल्कुल ऐसी इसका तरफ, ठीक है। ये नीचे का डाउनवर्ड फोर्स या अपवर्ड फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट। ये लेंथ कितना हो गया L2, हाफ L2, ये भी कितना हाफ L2, जब दोनों ज्वाइन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा L2, इसीलिए हाफ L2, समझ में आया। अब यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 और F3 में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या दिया ऑन साइड CD एंड AB, इस CD और AB में जो एक्सपीरियंस होगा CD और वो कितना है ILB साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड में रखा है इसलिए साइन 90 दिया है, और मोमेंट ऑफ आर्म क्या होगा सेंटर से हाफ L2 साइन थीटा, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे टॉर्क एक्सपीरियंस क्या होगा F1 और F3 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो जब है तो क्या होगा यहाँ पर आपका टॉर्क पहले वाले का क्या होगा हाफ ILB1, इतने से पोर्शन का हाफ IL1B और L2 साइन थीटा। उसी तरह अगले का भी जो डाउनवर्ड की तरफ है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है ना, तो यहाँ पर भी ILB हाफ L2 साइन थीटा। अब होगा क्या देखो ILB दोनों में कॉमन है, L2 भी कॉमन है, साइन थीटा भी कॉमन है, तो सब कॉमन है, बचा क्या, यहाँ से भी हाफ ही बचेगा, यहाँ से भी हाफ ही बचेगा, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1 होता है, इसलिए क्या हो गया ये IL1L2B साइन थीटा, IL1L2B साइन थीटा, दोनों में सब कुछ कॉमन है, सिर्फ L2 हाफ कॉमन नहीं था, तो हाफ कॉमन ले लिया हमने, जब मैं सब कॉमन लिया तो हाफ आ गया, तो हाफ क्या हो गया 1 हो गया, तो इसलिए ऐसा आ गया। अगर ये एक ही लूप ना होके मल्टीपल लूप्स होता तो हम लूप्स को या नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल N इस लेटर से देते हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाता है कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, क्योंकि जितना टर्न्स आप बढ़ाओगे उतना करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये L1 इंटू L2, तो N नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कैपिटल N, और L1 L2 क्या होता है लेंथ ऑफ ब्रेथ, क्योंकि ये आपकी मान लो लेंथ हो गई, ये आपका ब्रेथ हो गया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है इस पूरे रेक्टेंगुलर लूप का एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ को हम क्या लिखते हैं एरिया, इसलिए इस इक्वेशन में L1 L2 की जगह हमने क्या लिख दिया एरिया। बात समझ में आए, देखो इसको आप रट्टा मारने में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, याद रखना ऊपर और डाउनवर्ड फोर्स दोनों का जो है वही कपल प्रोड्यूस होगा अलॉन्ग द सिमेट्री, तो ऊपर का F1 और नीचे का F3, तो उनका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड IL1B साइन थीटा, दिमाग में बिठा लो IL1B साइन थीटा, और फिर इसके सिमेट्री के अक्रॉस हाफ L2 साइन थीटा, BC के अक्रॉस हाफ L2 साइन थीटा, मोमेंट ऑफ आर्म, तो आपका टॉर्क क्या होगा हाफ IL1B हाफ L2 साइन थीटा प्लस वापस हाफ L1L2B साइन थीटा, तो सब कॉमन हो जाएगा, इसलिए हाफ क्या हो जाएगा 1, और नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कैपिटल N, और हम L1 L2 को क्या ले सकते हैं एरिया ले सकते हैं। तो ये आ गया टॉर्क। चौथा क्वेश्चन आपका, मतलब तीसरा क्वेश्चन, हाँ चौथा क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के लिए। तो आप ये दोनों डायग्राम आपको बनाना जरूरी है, इतना ही लिखना है बस हो गया, ज़्यादा पूरा टेक्स्ट में बहुत सारा कुछ दिखा उतना नहीं करना आपको, इतना करो बस हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बायो सावर्ट लॉ आपका Feb 24 पिछले साल मतलब पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स। तो इसमें क्या है इस चैप्टर में एक है बायो सावर्ट लॉ और एक है एम्पियर सर्किटल लॉ। बायो सावर्ट लॉ में हम किसी भी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन पता करने के लिए ही बायो सावर्ट लॉ यूज करते हैं, ठीक है। इन कितना भी लेंथ हो सकता है, लेकिन वही अगर एम्पियर सर्किटल लॉ जो हम पढ़ेंगे अभी, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है किसी भी लूप का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन पता करने के, किसी भी लूप के लिए, चाहे वो सोलेनॉइड हो या टोरॉइड हो, जो आपको पता भी करना है हमको। और अगर किसी पॉइंट पे मेजर करना है किसी पर्टिकुलर स्मॉल लेंथ एलिमेंट का, तो हम क्या यूज करते हैं बायो सावर्ट लॉ। तो ये बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P which is a distance r
फॉर लेंथ एलिमेंट DL। ये देखो यहाँ पे एक कंडक्टर का वायर है, मान लो इसमें छोटा सा एल, बस छोटा सा एल लिया, तो इस पॉइंट इतने लेंथ के इस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन होगा वो पता करना है। जब इस करंट से कितना, जब इस कंडक्टर से या वायर से कितना करंट बह रहा होगा, I करंट, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन जो प्रोड्यूस होगा पॉइंट P पर dB, तो dB किसके बराबर होगा, तो dB विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना इस वायर से करंट बहेगा उतना ही dB भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसी तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल लेंथ एलिमेंट DL, जितना लेंथ बढ़ेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी बढ़ेगा। फिर उसी तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन इस DL, इस लेंथ एलिमेंट और इस R के बीच में, ठीक है। वैसे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब ये P पॉइंट जितना दूर होगा उतना उस पर फोर्स वीक महसूस होगा। अगर ये P पॉइंट अंदर, मतलब जितना अंदर आप अंदर नजदीक जाते जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन dB होता है वो इस डिस्टेंस R के क्या होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम चारों चीज को अगर ऐड कर ले तो क्या क्या आया, करंट DL मतलब IDL साइन थीटा, ये तीनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए ऊपर लिखा। और जो R स्क्वायर है वो कहाँ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए नीचे रख दिया। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये साइन हटा दिया तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो K आएगा। K क्या बोलता है, μ0/4π, इसलिए K की जगह क्या आ गया, μ0/4π। μ0 मतलब क्या होता है, परमिएबिलिटी, और 4π तो आपका कांस्टेंट ही है। और इस μ0/4π को अगर आप न्यूमेरिकल में डालोगे तो μ0/4π की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁷। तो इसलिए μ0/4π। अगर देखो ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ तक आया था 2 मार्क के लिए, एक बार ऐसा भी आया है कि राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। तो जब वेक्टर फॉर्म आए, इन दोनों को ऊपर नीचे न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में R से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी R से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी R से मल्टीप्लाई कर दे, तो R स्क्वायर R क्या हो जाएगा, R3, और यहाँ पे R रह गया, और तो एरो दिखा दो क्योंकि वेक्टर है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में जो अगला क्वेश्चन है वो है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर। ये क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्जाम में जब से सिलेबस चेंज हुआ था आया नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम ये थोड़ा रिड्यूस सिलेबस में था, और मे भी अभी 2-3 साल में भी फिर से पूछा नहीं गया, तो इसलिए आप इसको करके जरूर जाइए। 3 से 4 मार्क के लिए आता है, जहाँ पे आपको बायो-सावर्ट लॉ ही यूज करना है। तो यहाँ पे कंडक्टर है जो R डिस्टेंस पे, कैपिटल R डिस्टेंस पे, इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन प्रोड्यूस होगा वो पता करना है। इस कंडक्टर के थ्रू वायर में जो करंट बह रहा है वो कैपिटल I है। तो एंगल ट्रेस थीटा बिटवीन I एंड R, तो ये स्मॉल r डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, पूरा 180 माइनस थीटा। तो अगर हम इस स्मॉल r को देखें, पाइथागोरस अप्लाई करें तो क्या होगा, कैपिटल R प्लस ये जो कंडक्टर का लेंथ है इसको मैं L दे देता हूँ, ठीक है, L। तो ये L हो गया कंडक्टर का लेंथ L, और ये स्मॉल r डिस्टेंस हो गया, तो स्मॉल r एक तरह का हाइपोटेनस हो गया अगर ये ट्राइंगल देखा जाए। तो इसके ऊपर का अपर पार्ट होगा, नीचे का लोअर पार्ट होगा। तो हम अपर पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैपिटल L है लेंथ उस कंडक्टर का, तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, बाय पाइथागोरस। स्मॉल r का स्क्वायर इज नथिंग बट हाइपोटेनस है ना, कैपिटल R का स्क्वायर प्लस कैपिटल L का स्क्वायर, यही चीज याद रखिए। इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो स्मॉल r का स्क्वायर, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्मॉल r, और ये पूरा रूट में आ जाएगा। बात समझ में आई आप लोग को, पहला पॉइंट है, बहुत अच्छे से याद करिए, रट भी ले लो तो भी चलेगा। इसी तरह अगर मैं इसमें साइन थीटा लगाऊं, व्हाट इज साइन, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट क्या है, कैपिटल R, हाइपोटेनस क्या है, स्मॉल r, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। यही जो 180 माइनस थीटा है नथिंग बट क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो इसलिए स्मॉल r कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। आई होप सभी को ये समझ में आ रहा है। साइन थीटा इसमें लेंगे तो क्या होगा, अपोजिट, इसलिए कैपिटल R, हाइपोटेनस मतलब स्मॉल r, 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो इसलिए कैपिटल R आया इट इज, स्मॉल r की जगह आ गया L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर है सबको। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बाय बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है, μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाय R स्क्वायर, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अब इसी में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अपर हाफ ऑफ अ लॉन्ग वायर, इस अपर पोर्शन में, तो क्या होगा, अपर पोर्शन का यही फिर से होगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक अगर मैं कर दूं तो अपर हाफ सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, बस इतना याद रखो, अपर हाफ में 0 टू इन्फिनिटी। सिमेट्री ये बताती है जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन
अपर हाफ में होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन लोअर हाफ में भी होगा। तो इसीलिए एट इक्विलिब्रियम बाय सिमेट्री अपर हाफ का मैग्नेटिक फील्ड बराबर किसके हो जाएगा, लोअर हाफ का। तो इसलिए अपर हाफ का किसके बराबर हो जाएगा, लोअर हाफ का। तो अगर मुझे टोटल काउंट करना है तो या तो मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ अपर या तो ट्वाइस ऑफ लोअर। बात समझ रहे हो, ऊपर जितना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन हुआ है उतना ही नीचे भी है, तो दोनों अगर बराबर है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन क्या होगा, या तो मैं ट्वाइस अपर का ले लूँ या तो ट्वाइस लोअर का ले लूँ। तो इसलिए यहाँ पे हमने ट्वाइस अपर को ले दिया, 2 ऐसे ही है और ये पूरी वैल्यू एज इट इज रखी है यहाँ पर। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 2 इस 4 से कट कर दो, तो 4 की जगह क्या आ जाएगा 2 ना, क्योंकि 2 से ये 4 कट, तो यहाँ पे क्या बच गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई यहाँ, और ये कैपिटल आर यहाँ पर आएगा, कैपिटल आर किसकी जगह, साइन थीटा। देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है साइन थीटा की, इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डी एल एज इट इज रहेगा, और स्मॉल आर की वैल्यू आ गई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है सबको, कंफ्यूज मत होना, अभी तक तो सेम फॉर्मूला था, बस इस साइन थीटा की जगह क्या आ गया, कैपिटल आर अपॉन एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इस स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें कुछ पावर नहीं है तो उसका पावर कितना है, रूट में है ना, तो 1/2, यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है तो 1, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 ना, इसीलिए पूरा पावर क्या आ गया 3/2। dl एज इट इज, ये r एज इट इज, तो म्यू नॉट आई आर कैपिटल 2 पाई कॉन्स्टेंट है एज इट इज, बस इंटीग्रेट किसका होगा, dl अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का। तो आप ये फॉर्मूला याद करके रखो, ये जो dl है इनका पूरा, ये dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस चीज का अगर ये 3/2 है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/r स्क्वायर, रट्टा मार के रख लो। तो इस पूरे चीज का, इस dl का इंटीग्रेशन क्या है 1/r स्क्वायर, तो इसलिए इसकी जगह क्या रख दिया 1/r स्क्वायर, म्यू नॉट आर और अपन 2 पाई, तो क्या हो जाएगा, और हाँ आई भी है, आई भी, सॉरी ये आई भी, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, यहाँ पर आर स्क्वायर आर कैंसिल, और ये आर आपका रहेगा, देखो म्यू नॉट आई आर है तो म्यू नॉट आर, और मैंने आई लिख दिया, और ये dl बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर और आर स्क्वायर कैंसिल, तो आएगा क्या आर, तो इसलिए म्यू नॉट बाय आर। कंडक्टर वायर अगर अपर सेमी, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट वायर लिख दे रहा हूँ, अगर अपर मतलब सिर्फ आधा ले रहे हो, अपर मतलब आधा ना, ये टोटल आ गया 2 पाई आर, तो सिर्फ मैं अगर हाफ लूँ तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ तो 4 पाई आर आ जाएगा। बात समझ रहे हो आप, इसकी जगह क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ऐसे ही लिखा, और आर स्क्वायर आ गया 1/r स्क्वायर, तो आर और आर स्क्वायर कैंसिल, आ गया आर। ये हो गया आपका टोटल, या तो अगर ये पूरा अपर और लोअर मिला के, तो या तो अगर आपको अपर लेना है या लोअर लेना है, दोनों का वैल्यू क्या होगा, डिवाइड बाय इसको 2 कर दो, इसीलिए 4 आ गया। क्लियर सबको, 4 मार्क का क्वेश्चन है भाई, अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि वेटेज 6 मार्क का है चैप्टर में। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन जो 3 मार्क के लिए आ सकता है, लेकिन पिछले 5 साल में इस फॉर्मूले पे, इसकी जो डेरिवेशन का जो एंड रिजल्ट है, फॉर्मूला है, 2 बार न्यूमेरिकल आया है 3-3 मार्क्स के लिए, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो न्यूमेरिकल इस बार Q25 में नहीं आया था, तो अगर 25 में न्यूमेरिकल नहीं आया था तो हो सकता है 26 में इसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ जाए, या तो यही डेरिवेशन आ जाए प्रूव करने के लिए। बात समझ रहे हो आप, इसीलिए तो देखो अब यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग करंट कैरिंग पैरेलल जो है वायर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। 2 वायर से, पहले वायर का करंट I1 है, दूसरे वायर का करंट I2 है, दोनों वायर एक दूसरे के पैरेलल है और स्मॉल d1 इतने डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब हमें पढ़ना क्या है, जो करंट I1 है इसकी वजह से जो दूसरा वायर है उस पर जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, इस करंट जो इस पहले वायर के करंट I1 की वजह से दूसरे वायर पे जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो ये है, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डी। याद रखो म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डी, तो यहाँ पे आ गया 2 पाई डी म्यू नॉट I1। अब ड्यू टू राइट हैंड रूल करंट कैसा है, फील्ड कैसा है, इनवर्ड्स है, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, तो करंट I2 एंड B और फोर्स फैक्ट F एक्ट्स ऑन सेकेंड वायर। अब सेकेंड वायर में फोर्स कितना लगेगा, I2LB। फोर्स क्या है पता है ना, मैग्नेटिक फोर्स ILB साइन थीटा, इसलिए I2LB है। तो हम क्या करेंगे, I2 एज इट इज रखो आप, कैपिटल B की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख लो। इक्वेशन 1 में क्या है, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, तो म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, और ये L एज इट इज। अब आप कर क्या सकते हो यहाँ पर,
ये कैपिटल एल हम नीचे ले लेते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसलिए ये कैपिटल एल को नीचे ले लिया। तो क्या हो गया, म्यू नॉट आई वन आई टू, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2πd। बात समझ गए। करंट जो वायर 1 है उसकी वजह, उसका जो करंट I1 है उसकी वजह से I2 सेकेंड वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो कितना है, म्यू नॉट I1/2πd, और जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है वो I2BL सेकेंड पे। तो इसीलिए टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, B की जगह म्यू नॉट I1, तो म्यू नॉट I1 I2 और कैपिटल एल नीचे। इस पे फॉर्मूले पे 2 बार 3-3 मार्क के न्यूमेरिकल आए हैं, तो हो सकता है 25 में तो नहीं आया, इसलिए हो सकता है इस साल आपका या तो डेरिवेशन ही आ जाए 3 मार्क के लिए, नहीं तो ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इवन इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो है स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ। मैंने यहाँ जगह नहीं इसलिए एम्पियर सर्किटल लॉ लिखा नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। एम्पियर सर्किटल लॉ किसको कहते हैं कि द लाइन इंटीग्रल, द प्रोडक्ट ऑफ, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल, प्रोडक्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन to the small element is equals to permeability times the current। permeability मतलब म्यू टाइम्स द करंट। ये होता है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्यों यूज करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ के यूज से हम किसी भी लूप का हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन पता कर सकते हैं। जैसे बायो-सावर्ट लॉ के यूज से हम किसी भी पॉइंट पे, किसी स्मॉल एलिमेंट लेंथ या इनफाइनाइट तक हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन मेजर कर सकते हैं। इसीलिए, और इसी तरह सेम एम्पियर सर्किटल लॉ से किसी भी लूप का। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, एक आपका सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड क्या होता है, एक सिलेंडर होता है हॉलो, जिसमें हमने वायर्स को लपेटा होता है। तो वायर्स में जो करंट बह रहा है, देखो इनकमिंग I1, ये पूरे ABCD एक शीट रख दी है। अब क्या हो रहा है, इस सोलेनॉइड पे जो AB है सेंटर के थ्रू, इसके थ्रू करंट आए प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर आप BC को देखोगे और AD को देखोगे, BC AD कैसा है, ये परपेंडिकुलर है ना, डायरेक्शन ऑफ जो करंट है डायरेक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर है लेंथ एलिमेंट के। तो अगर परपेंडिकुलर है तो कॉस थीटा लगता है, तो यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस एलिमेंट क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, कॉस 90 जीरो हो जाएगा ना। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इस B से C तक के वायर में और A से D तक के वायर में क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो देखो कैसे करना है, पहले टोटल करंट फ्लोइंग, जितना करंट फ्लो हो रहा है कितना हो रहा है, NLI, स्मॉल n मतलब टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो NLI ये टोटल करंट हो गया, L मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर और I मतलब करंट। टोटल आ गया करंट फ्लोइंग कितना, स्मॉल n है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन जो BDL होता है वो क्या होता है, परमिएबिलिटी टाइम्स द करंट। तो करंट कितना है फ्रॉम दिस NLI है, तो म्यू ऐसे ही रखा, परमिएबिलिटी टाइम्स द करंट, तो करंट की जगह क्या आ जाएगा NLI। बात समझ रहे हो, ये है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ से क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया। अब टोटल लेफ्ट हैंड साइड में टोटल BDL मतलब टोटल कितना होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। सो क्या होगा, इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ A to B, B to C, C to D और A to D। तो हो क्या, देखो A to B, B to C, C to D। अब आपको करना क्या है, जो फॉर पाथ BC, ये देखो BC और AD दोनों कैसे हैं, करंट के परपेंडिकुलर है, इसीलिए थीटा बिटवीन B एंड DL क्या होगा 90, तो cos 90 क्या होता है 0, इसीलिए BDL BC का, ये वाला BC का और आपका जो AB AD है दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वो 0 हो गया तो बचा क्या आपका, ये DC। तो DC में क्या है, DC आउट ऑफ फील्ड है, फील्ड से बाहर है। फील्ड का जो इम्पैक्ट होगा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इस DC पे पहुंचेगा नहीं, अगर पहुंचेगा तो बहुत कम रहेगा, तो उसको भी हम क्या लेंगे 0। इसीलिए B to C, B to C, C to D बाहर है और A to D क्या है परपेंडिकुलर। तो ये तीनों चीज 0 हो गया, तो तीनों का 0 रहेगा, बचा क्या यही ना A to B, जो सेंटर से पास हो रहा है बस उसका ही करंट आ रहा है लेंथ एलिमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन BDL, सेंटर से क्या है A to B BDL, बाकी तीनों क्या हो गए 0। तो इंटीग्रेशन किसका लेंगे, B तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कांस्टेंट होती है, ना तो हम टर्न्स बढ़ा रहे हैं ना तो उसमें कोई ज्यादा करंट लगा रहे हैं। तो DL का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैपिटल L, B एज इट इज रहेगा और DL का इंटीग्रेशन आ गया कैपिटल L। तो इक्वेशन 3 ये है, ये भी BDL ही था और ऊपर भी BDL है, देखो म्यू नॉट NL है। तो BL इक्वेशन नंबर 3 से और इक्वेशन नंबर 1 से म्यू नॉट NL है। तो यह कैपिटल L और ये कैपिटल L कैंसिल, ये कैपिटल L और ये कैपिटल L, मतलब इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1 दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो LL कैंसिल, तो B क्या बचा, म्यू नॉट NI। ये हो गया आपका एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर सोलेनॉइड। याद रखो ये एग्जाम में आ सकता है।
इसी का है एक टोरॉइड। तो यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन यहाँ पे कैंसिल हो रहा था, आउट का निकल जा रहा था, तो स्ट्रेंथ बढ़ानी थी, तो हमने क्या कर दिया, इसी सोलेनॉइड को बेंड कर दिया। तो इसी सोलेनॉइड को अगर आप बेंड कर दोगे तो एक सर्कुलर शेप बन जाता है जिसका नाम हो जाता है टोरॉइड। तो यहाँ पर देखो करंट I1 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बाहर आ रहा है और फिर अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, फिर कॉइल बन गई। तो ये पूरा सर्कुलर कॉइल है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर होने का तो चांस ही नहीं है, तो BDL हमारा 0 होगा नहीं। तो एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट अलोंग अ टोरॉइड, मार्च 14, जुलाई 17, फेब 23 में पूछा गया है भाई। 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए पूछा गया। और एम्पियर सर्किट लॉ के एक बार साथ पूछा गया, स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टोरॉइड, तब 3 मार्क के लिए था। तो स्टेटमेंट का 1 मार्क था और ये प्रूफ करने का। तो डायरेक्ट मैं इसमें पॉइंट पे आता हूँ। टोरॉइड आप लिख लेना भाई, यहाँ पे दिया है कि जो सोलेनॉइड को अगर आप बेंड कर दोगे तो सर्कल में शेप आ जाएगा, उसको हम टोरॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पे लेट कैपिटल एन बी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, आप देख सकते हो रेड से मैंने बनाया है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा बाय एम्पियर सर्किट लॉ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इनटू लेंथ एलिमेंट किसके बराबर होगा, म्यू नॉट एन है, परमिएबिलिटी टाइम्स ही करंट। यहाँ पे करंट क्या है I, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसलिए कैपिटल N हो गया I। अब इसका इंटीग्रेशन करना है क्योंकि B तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट एन ऐसे ही रहेगा। तो टोटल DL क्या होता है, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना होगा यहाँ पे DL का, जो कि किसके बराबर होगा 2πr, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ उस सर्कुलर लूप का हमेशा क्या हो जाएगा 2πr, उसका पैरामीटर सोलेनॉइड टोरॉइड का। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2πr। DL की जगह आ गया 2πr। अब आपको क्या करना है, 2πr नीचे चला जाएगा, यहाँ पर म्यू नॉट NI के नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पर राइट हैंड साइड में जाएगा तो 2πr नीचे आ गया। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ तक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 3 बार, ठीक है। अब लास्ट एक और क्वेश्चन है। पहले तो भाई आप यहाँ में लिख दिया है, जगह नहीं था, आप समझ सकते हो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये मार्च 15 में भी आया है, मार्च 22 में भी आया है, जुलाई 23 में भी आया है। 2 मार्क के लिए डायग्राम आता है। मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूँ। आधे बच्चे ना गधों की तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी का डायग्राम बना के चले आते हैं कैपिटल G लिख के, लेकिन ये आपका कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में। ये क्वेश्चन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पढ़ के जाना भाई, 2 मार्क के लिए आता है, 3 बार आ चुका है, आप देख ही रहे हो। तो इसी से ना रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि शो दैट डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, या इसके इसमें फॉर्मूला आ सकता है, और इसका आप प्रैक्टिकल भी करते ही हो, सेंसिटिविटी का पता है ना, S=θ/r। तो अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल होता है, लूप, एक सर्कुलर रेक्टेंगुलर लूप का वायर को रख दिया जाता है लूप के फॉर्म में। तो वो क्या होता है, यहाँ पर रोटेट होता है। तो इसमें क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, एक्चुअली एक स्प्रिंग लगा होता है, एक मिरर होता है, नीचे आपकी कॉइल लगी होती है। तो उस स्प्रिंग का जो फोर्स आता है, रिस्टोरिंग फोर्स जिसको बोलते हैं, वो होता है K∅। जब आप देखते हो ना रीडिंग निकालते हो वोल्टमीटर एमीटर में, पॉइंटर ऐसे रीडिंग बताता है, तो जब पॉइंटर रीडिंग बताता है ना, स्प्रिंग नीचे जाता है, और स्प्रिंग ऊपर आएगा तो वापस 0 पोजीशन पे, समझ लो। स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, स्प्रिंग वापस रिलैक्स 0 पे आ रहा है तो स्प्रिंग वापस 0 पे आ रहा है, ठीक है। मतलब ये पॉइंटर अगर रिलैक्स हो गया 0 पे आ गया तो स्प्रिंग ऊपर, पॉइंटर अगर बढ़ रहा है तो स्प्रिंग कहाँ जाता है, स्ट्रेच होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है स्प्रिंग का, वो क्या होता है आपका τr। के मतलब टॉर्शनल कांस्टेंट होता है, या स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हो। और τd क्या होता है, डिफ्लेक्शन। तो इक्विलिब्रियम क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट कैसा अच्छा रहेगा, कोई भी एमीटर हो या वोल्टमीटर हो या गैल्वेनोमीटर हो, जब आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर हो, रिस्टोरिंग टॉर्क। मतलब जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है उतना ही ये स्प्रिंग का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिस्टोर हो रहा है, स्प्रिंग रिस्टोर हो रहा है। मतलब रेस्ट पॉइंट पे आने पे स्प्रिंग रिस्टोर हो रहा है, डिफ्लेक्ट होने पे ये बढ़ रहा है। तो इसीलिए एट इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। तो हम दोनों को इक्वल लिख दिया कि दोनों टॉर्क इक्वल है इक्विलिब्रियम में। तो ये फाई जो है डिफ्लेक्शन रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट भी बोल सकते हो, ये क्या हो जाएगा, यहीं रहेगा, और के कहाँ चला जाएगा, नीचे, के नीचे आ गया। तो कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ए मतलब एरिया, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, और आई मतलब करंट। तो ये NAB/K है ना, ये सब कांस्टेंट है। तो इसलिए जो फाई होता है डिफ्लेक्शन, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। तो फाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। तो ये मैंने कर दिया आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। 2 और डेरिवेशन है भाई, उसको देख लेना। इसी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन ऐसे ही पता करना है बाय यूजिंग बायोस आउटलुक। कभी आया नहीं है इसलिए मैंने उसको अभी नहीं कराया, वो 1-2 क्वेश्चन आप देख लेना। अदरवाइज जितने क्वेश्चंस करा दिए हैं अच्छे से करके जाओ भाई, इसमें से कुछ ना कुछ आना चाहिए। म्यू नॉट बाय आई का ना, इसका भी इस साल 25 में भी एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क के लिए, सेम इसी प्रिंसिपल पे, आप देख लेना आपको आ जाएगा। फॉर्मूला एंड रिजल्ट यही आता है इसी बार का पेपर, ठीक है।
और बाकी सारे क्वेश्चन जो करा दिए भाई, ये 4 मार्क के लिए है, ये 3 मार्क के लिए है, ये आपका फिर से 3 मार्क के लिए हो सकता है। बायो अगर एमपी सर्किटल लॉ के साथ पूछा, ये भी 3 मार्क के लिए हो सकता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का 2 मार्क के लिए, एंड प्रूफ रिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी, मतलब करंट। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया है सब पढ़ाने का। हो सकता है कि थोड़ा फास्ट गया हो, लेकिन आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपका ये पूरा क्वेश्चन हो जाए। अच्छे से कर लीजिए, गारंटी आपका 3 से 4 मार्क्स हो जाएगा। और हाँ, न्यूमेरिकल आपको इस फॉर्मूले पे और जो ये वाला फॉर्मूला है, तीनों पे न्यूमेरिकल अच्छे से करो आप। और ये जो फोर्स पर लेंथ का ना भाई, 3 मार्क के लिए अगर आए तो यही न्यूमेरिकल, इसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा। प्रीवियस का पेपर देख लो, इसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आया है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।